Okay, good morning, everyone. We are going to start a new topic that is ELISA and blotting technique. So first we come on ELISA. As we already discussed the ELISA in antigen antibody reaction, ki how antigen antibody reaction can be determined in a ELISA. ELISA is a in vitro technique. Just hold a minute. ELISA is one of the in vitro technique. Is called as an enzyme linked immunosorbent assay. It is a common laboratory technique which is used to measure the concentration of the analyte या यूजुअली एंटीबॉडी और एंटीजन इन अ सॉल्यूशन. मतलब हमारे सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए हम एलाइजा टेक्निक को यूज करते हैं. वाई वी नोन एज ए एलाइजा. एलाइजा को हम एलाइजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है. इसमें जो होता है सॉर्बेंट की तरह यहाँ पे या तो एंटीजन यूज किया जाता है या एंटीबॉडी यूज किया जाता है जो कि प्लास्टिक सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. एंटीजन क्या होता है कि स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सब्सटेंस होता है सैंपल के अंदर जिसको हमें पता करना होता है, जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है. दिस एंटीबॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेकंड एंटीबॉडी व्हिच इज हैज एंजाइम अटैच्ड. ये जो एंटीबॉडीज जो है वो एक और एंटीबॉडीज के साथ में अटैच होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं और जो पहले से ना एंजाइम से लिंक्ड होती हैं. तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे. एक एंटीजन हो गया, एंटीजन सैंपल के अंदर, एंटीबॉडी हो गई उसकी, और तीसरी जो है वो एंटीबॉडी के ऊपर एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से पहले से लिंक है. और आखिरी में एक सबस्ट्रेट होगा जो कि उस एंजाइम से रिएक्ट करेगा जो हमें ना कलर वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जिसके हमें थ्रू डिटरमाइन करना है. ठीक है. Now history of ELISA. Radioimmunoassay या ELISA was the first I described by a scientist paper by the Roslyn Sussman Yallo and Solomon Bertson and it published in 1960. ये इन्होंने फिर 1971 में ईवा एंगवेल ने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया. बेसिक टर्म्स जो यूज होंगी एलाइजा के अंदर वो मैं बता देता हूँ. सॉलिड फेस. सॉलिड फेस का मतलब है इट यूजुअली माइक्रो टाइटर प्लेट वेल होती है. देखो आप प्लेट वेल, इसमें वेल बनी हुई रहती है जो 8x12 वेल फॉर्मेट में होती है. ठीक है. मतलब आप रो में 12 और कॉलम में 8 इस तरीके से वेल बनी हुई रहती है. Adsorption, this process of adding an antigen antibody dilute in buffer, so it is attached to the solid phase on incubation. ये जो सरफेस होती है इन प्लास्टिक सरफेस होती है जिसमें हम क्या डालते हैं, एंटीजन एडिट करते हैं. ठीक है. जो कि उस प्लास्टिक सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाती है, तो हम इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन. वॉशिंग का मतलब होता है द सिंपल फ्लडिंग और इम्प्टिंग द वेल विथ अ बफर्ड सॉल्यूशन टू सेपरेट बाउंड फ्रॉम अनबाउंड रिएजेंट इन एलाइजा. तो जब भी हम टर्म बोलेंगे वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब जो है एक्सेस अमाउंट में जो भी होगा या तो एंटीजन या एंटीबॉडी या बफर या जो भी होगा दैट विल बी रिमूव आउट फ्रॉम द प्लेट. नाउ एंटीजन. एंटीजन वह मॉलिक्यूल होता है जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं, ये तो आपको पता है अच्छे से. और एंटीबॉडीज क्या होती है? ये वो प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि आपकी बॉडी बनाती है एंटीजेनिक स्टिमुले के रिस्पॉन्स में. Now there is a term enzyme conjugate. Enzyme conjugate का मतलब होता है the enzyme that is attached irreversibly to an antibody, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स रेडिस peroxide. ठीक है. यहाँ पे या तो यूरिएज भी हो सकता है, डिपेंड करता है. हॉर्स रेडिस peroxidase एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को हम यहाँ यूज करते हैं. नाउ द टर्म क्रोमोजन का मतलब होता है ये इस तरीके का केमिकल होता है जो कि कलर को प्रोड्यूस करता है या कलर रिएक्शंस देता है उस एंजाइम के साथ में रिएक्ट करके. जैसे ट्राइमिथाइल बेंजीडीन, ये आपको क्या देगा? कलर देता है. स्टॉपिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन ए सबस्ट्रेट. एंड रीडिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये पता करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सैंपल. और रीडिंग के लिए हमें हेल्प करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजरमेंट कि कितना कलर डेवलप हुआ है एलाइजा के अंदर. Now, what is the principle of ELISA? There is a mechanism, lock and key hypothesis, और इसी बेस पे वो काम करता है. One antigen can be reacted with the antibody by a lock and key fits, और एंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ में बाइंड होता है. ठीक है. जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज की तरह काम करेगा. यही एक सिस्टम है. नाउ हम बात करते हैं इक्विपमेंट की. एलाइजा में हम माइक्रोवेल प्लेट यूज करते हैं जो कि 8x12 की वेल प्रेजेंट होती है. उसमें कैपेसिटी होती है 350 माइक्रोलीटर की ईच. तो ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइजा के लिए. दूसरा होता है मल्टी पिपेट. ये 8 चैनल पिपेट होती है. देखो आप 8 चैनल का मतलब होता है 8 ड्रॉप एक साथ
आपके वेल में इंसर्ट होती है, ताकि ना इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन या सब्सटेंस जो है वो इंसर्ट कर सके हम प्लेट के अंदर। तो ये माइक्रो मल्टी पिपेट्स होती है 8 चैनल की 800 मिली माइक्रोलीटर कैपेसिटी की। वॉशिंग डिवाइस, ये कुछ वॉशिंग डिवाइसेस हैं जो कि मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, कभी कभी ऑटोमेटिक भी होता है। इसमें सॉल्यूशन भरा जाता है, बफर सॉल्यूशन भर सकते हैं अपन, जो कि ना आपके जो भी प्लेट होता है उसको प्रॉपरली वॉश करता जाता है। फिर होता है ये माइक्रो प्लेट वॉशर्स होती हैं, दे आर वेरी इफिशिएंट एंड विद यूजुअली लो कैरी ओवर द कंटामिनेशन। ये इस तरीके का इक्विपमेंट होता है जो कि आपको प्लेट को वॉश करने के काम आती है। रिएजेंट जो यूज होते हैं एलाइजा में खासकर, एक तो होता है कोटिंग बफर जो कि 0.01 मोलर फॉस्फेट बफर का बना हुआ रहता है, और 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन PBS ये रखा रहता है इसमें। डाइल्यूटिंग या वॉशिंग बफर जो होता है वो भी NaCl सॉल्यूशन रहता है इसमें 280 के साथ में 1.1%। ब्लॉकिंग बफर जो होता है वो बोविन सीरम का बना हुआ रहता है। एंजाइम यानी कि खासकर हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कि जो कलर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है वो ट्राइमिथाइल बेंजीडीन यूज किया जाता है, और स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो H2SO4 यूज किया जाता है 0.5 मोलर H2SO4। नाउ द प्रोसीजर, हाउ द एलाइजा वर्क, है ना, किस तरीके से हम काम करते हैं एलाइजा पे। तो आप देखो पिक्चर के अंदर फर्स्ट स्टेप, ये एंटीजन जो है वो वेल के ऊपर डाल दिया जाता है। एक वेल का आपको पिक्चर दिखाया है, एक वेल में कैसी प्रोसीजर होती है। एक वेल के अंदर पहले से ही आपके सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है जो कि एड्सॉर्प्शन की तरह काम करता है। वो एंटीजन जैसे ही आप सैंपल डालते हैं तो वो उसकी वेल की सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी, और सॉरी यहाँ पे हम वॉशिंग करते हैं ना, जो एक्सेस एंटीजन जो वेल में नहीं बाउंड हो पाए वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। देन हम उसमें एंटीबॉडी ऐड करते हैं, एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाता है और एक्सेस जो है वो वॉश के द्वारा निकाल दिया जाता है। देन फिर हम ऐड करते हैं सेकेंडरी एंटीबाइट जो कि पहले से ही एंजाइम के साथ में लिंक्ड है ना, एंजाइम के साथ में लिंक्ड है। उस एंटीबॉडी को इंसर्ट करते हैं जो उस पहले से पड़ी एंटीबॉडी जो बाउंडेड है उसके साथ में रिएक्ट करता है और एक्सेस अमाउंट को हम वापस से वॉश आउट कर देते हैं। देन वी ऐड ए TMB सबस्ट्रेट, जो जहां कहीं भी एंजाइम्स होंगे वो उस TMB सबस्ट्रेट के साथ में कलर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम विजिबल कर पाएंगे कि हमारे वेल के अंदर वो पर्टिकुलर एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ में क्लब्ड है या नहीं है, कॉन्जुगेट है या नहीं है। तो दिस इज द प्रोसीजर। कोटेड प्लेट लेते हैं जो कि एंटीबॉडी को कैप्चर करता है। ये ब्लॉक प्लेट्स हम उसमें ऐड करते हैं जो कि एक्सेस बाकी और कोई फिर रिएक्ट ना करें। फिर उसमें सैंपल ऐड करते हैं हम। ये या तो हम पहले एंटीजन डालें या एंटीबॉडी डालें, डिपेंड करता है ना आपको किसको डिटरमाइन करना है। यदि आप एंटीजन डिटरमाइन कर रहे हैं तो आपको ये वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी, और यदि आप एंटीबॉडी डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये वाली मेथड। तो पहले से स्पेसिफिक एंटीजन डालना पड़ेगा। इस मेथड में हमें एंटीजन पता करना है, इसलिए पहले से हमने एंटीबॉडी को ऐड कर रखा है। फिर हम उसमें एंटीजन ऐड करते हैं यानी कि सैंपल ऐड करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर हम उसमें आपका एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कि ऑलरेडी आपके एंजाइम के साथ में लिंक्ड है। फिर उसमें हम आपका ये सबस्ट्रेट ऐड करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में लिंक्ड होगा, और फिर हम कलर सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे आपका कलर बना है। दिस इज द टाइप ऑफ एलाइजा। एक कलरीमेट्री एनालिसिस होता है जो कि कलर बेस्ड कंसंट्रेशन पता करता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। सिंपल मेथड है, आपको सबसे पहले प्लेट के ऊपर एंटीजन, उसके ऊपर एंटीबॉडी, फिर एंटीबॉडी के ऊपर एंटीबॉडी लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं, और उसके ऊपर सबस्ट्रेट, है ना। और ये बीच में हर वॉश ऐड करते हैं ताकि जो एक्सेस अमाउंट में अनबाउंडेड एंटीजन या एंटीबॉडीज है जो है वो रिमूव हो जाए। ये केमिलुमिनेसेंट एलाइजा है जिसमें हम फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं या रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं। नाउ थर्ड टाइप की जो एलाइजा है दैट इज अ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एलाइजा, जो कि जिसमें हम एंटीबॉडीज को इमोबिलाइज करते हैं पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। उसमें फिर हम एंटीजन डालते हैं और एंटीजन के ऊपर एंटीजन कॉन्जुगेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि ना स्पेसिफिकली जहां जहां भी एंटीजन बाइंड होगा उसको रिप्लेस करके वो खुद जुड़ जाएगा। जैसे आप मेरा कर्सर देख रहे हो वो खुद जुड़ जाएगा, और इस तरीके से वो एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन कॉन्जुगेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड देन हम सिग्नल को डिटेक्ट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ
ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली या केम्युलेसेंट मेथड के थ्रू हम पता कर लेंगे सिग्नल को। इसके अलावा देयर इज अ 3 टाइप मोर, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, मल्टीपल एंड पोर्टेबल। नॉन कॉम्पिटिटिव में 3 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है? इट इज अ डायरेक्ट एलाइजा मतलब सीधा एंटीजन डाला और एंटीबॉडी डाली, बस इतना सा काम रहता है। It is used as a primary labeled antibody that react directly with the antigen. There is a no competition between the antigen and antigen. ठीक है, तो मतलब जो एंटीबॉडीज है डायरेक्ट होता है इसमें, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म विद द एंटीजन दैट इज डायरेक्टली इमोबिलाइज्ड ऑन ईसीपेलेट. It is not widely used but common for the immunohistochemical staining of cell tissue. Indirect ELISA, it is utilized for the primary and unlabeled antibody in conjugation with a labeled secondary antibody. The secondary antibody is specific for the primary antibody. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंतर है। इनडायरेक्ट के अंदर एंटीजन पहले से प्लास्टिक प्लेट पे रहता है, हम डायरेक्ट उसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज उसमें डालते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले एंटीजन डालते हैं, फिर उसके एंटीबॉडीज डालते हैं, फिर एंटीबॉडी का एंटीबॉडी डालते हैं। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव में सैंडविच टाइप का मतलब, सैंडविच जो मेथड होती है, जो कि सैंपल आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे सैंडविच एलाइजा में, हम सबसे पहले इसमें एंटीबॉडीज डालेंगे, फिर आप इसमें सैंपल डालेंगे जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा, फिर उसके ऊपर हम फिर एक और एंटीबॉडी डालेंगे, तो एक सैंडविच टाइप बन जाता है। और फिर इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में हम HRP लिंक्ड एंटीबॉडीज डालेंगे और फिर हम TMB यूज करेंगे ताकि जो एंजाइम जहाँ भी लिंक्ड होगा वो आपको कलर देगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो ये सैंडविच मेथड है। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव मेथड, ये कंबाइंड मेथड आप बता रहा हूं मैं आपको, तीनों मेथड इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एक साथ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के अंदर सबसे पहले एंटीबॉडीज को इंक्यूबेट करते हैं एंटीजन वॉल पे, फिर वो रिएक्ट करता है, उसके रिस्पेक्ट में हम एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उसमें ऐड करते हैं और फिर हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं और कलर दिखाई देता है। सैंडविच ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, इनडायरेक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। नाउ एडवांटेज ऑफ एलाइजा, इस एलाइजा के एडवांटेज ये है कि हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव मेथड है, इसमें कोई रेडिएशन और हैजार्डस सब्सटेंस नहीं ऐड किए जाते हैं, हालांकि लेवलिंग के लिए यूज किए जाते हैं लेकिन उसको आसानी से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ये इजी टू यूज है, परफॉर्म एंड क्विक प्रोसीजर है, इक्विपमेंट इज वाइडली अवेलेबल, इट कैन बी यूज टू वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस और इट कैन बी यूज मोस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल लाइक प्लाज्मा, सीरम, यूरिन, सेल, इन सब में एंटीजन या एंटीबॉडी का पता करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हम एलाइजा मेथड से एंजाइम एक्टिविटी कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेजरमेंट एक्टिविटी ऑफ सम टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। हम कुछ एंजाइम की एक्टिविटी को आसानी से नहीं ट्रेस कर पाते हैं हालांकि इस मेथड से, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स की एक्टिविटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट, प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट अदर सैंपल के अंदर और भी प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसकी वजह से भी आपकी एक्टिविटी ये एलाइजा अफेक्ट होता है। सम टाइम पे एंटीजन भी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज और कभी कभी फॉल्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आते हैं, तो दिस इज अ लिमिटेशन। Now application, this method can be used, ELISA can be used to determine the blood for evidence of viral contamination, खासकर HIV, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B। कुछ हार्मोन के लेवल को पता करने के लिए भी ये मेथड यूज की जाती है, जैसे HCG, LG, LH और TSH। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि सिफेलिस, कालमेडिया और HIV इन्फेक्शन को पता करने के लिए भी यूज किया जाता है। ड्रग को डिटरमाइन करने के लिए ड्रग की प्रेजेंस को ब्लड के अंदर भी हम पता करते हैं एलाइजा मेथड को। दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस। नाउ कम्स इन अनदर टेक्निक जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक भी एक तरीके की मेथड होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो सब्सटेंस है, यानी कि अपने आपके सैंपल में RNA, DNA या प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको पता करने के लिए हम ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो आई प्रिपेयर्ड ए वीडियो, तो दिस कंटिन्यू।
so they can be separated, and often follow the use of gel electrophoresis. The southern blot is used for transferring DNA, the northern blot for RNA, and the western blot for the protein. तो बेसिकली ब्लॉट मीन्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए और आरएनए और ये प्रोटीन कैरियर को सेपरेट आउट करते हैं. इससे पहले हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, इनके थ्रू ये देखा कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम डीएनए प्रोटीन्स को या उसको कंबाइन करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं. हमने पीसीआर टेक्निक से हमने ये पता किया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं. तो आफ्टर मैग्नीफाई यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो वाकई में मैग्नीफाई हुआ है या नहीं हुआ है. इसको कंफर्म करने के लिए वी यूज़ अ ब्लॉटिंग टेक्निक. जैसे एक HPLC टेक्निक होती है. HPLC टेक्निक टू सेपरेट आउट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. तो इसी तरीके से ब्लॉटिंग टेक्निक भी वैसी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को, और जिसके थ्रू हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल को अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं. तो उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, साउथर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉट. So these are the three types of blotting techniques. First is southern blot technique, northern blot technique and western blot technique. जैसे पहले बताया हमने, southern blot is used for the detect DNA molecule, northern blot is used for the RNA molecule, and western blot is used for the protein molecule to separate out from the mixture. Now start with the southern blot technique. The Sir Edwin Southern, it is a professor of biochemistry. He has developed a method in 1975 and is having find that the DNA sequence is developed. This procedure at Edinburgh University more than 30 years ago. The technique is known as a DNA transfer or southern blot technique. This method involves separation, transfer and hybridization. तो आप याद रखिएगा, इसमें हम सेपरेशन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. इट इज़ अ मेथड routinely used in molecular biology for the detection of specific DNA sequence in DNA sample. The DNA detect can be single gene or it can be part of larger piece of DNA such as a viral genome. तो ये बहुत यूनिक मेथड है टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर डीएनए फ्रॉम द मिक्सचर, और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करना है हमें और देन हाइब्रिडाइज करना है. Southern blotting combines agarose gel electrophoresis for size separation of DNA with method to transfer the size separated DNA to a filter membrane for probe hybridization. तो इसमें 3 स्टेप्स हैं जैसे डिस्कस किया. तो पहली मेथड पहला है कि हम एक अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपैरेटस के थ्रू डीएनए को सेपरेट आउट करेंगे. सेपरेट आउट करने के बाद इस डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो डीएनए है वो अपने साइज़ के हिसाब से सेपरेट, एंड देन हम उस ट्रांसफ़र करेंगे टू ए फिल्टर मेम्ब्रेन और प्रो हाइब्रिडाइजेशन. फिर आगे हम उसको फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के लिए ले जाएंगे. द की ऑफ दिस मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब एंड ए सिंगल स्ट्रैंड टारगेट प्रोब पेशेंट डीएनए. हम एक सिंगल डीएनए पेशेंट पे डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, एंड देन यू हैव टू बी फॉर्म ए डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल. सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम डबल स्ट्रैंड डीएनए के में कन्वर्ट करेंगे. तो प्रिंसिपल इसका क्या है? द मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेपरेट आउट. सबसे पहला काम सेपरेट आउट करना. देन मॉलिक्यूल्स आर इमोबिलाइज ऑन मैट्रिक्स. जो भी हमने सेपरेट आउट किया, सेपरेशन जो कैरी करते हैं हम, दैट विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं, और ये एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू. द प्रोब इज एडेड टू द मैट्रिक्स टू बाइंड टू द मॉलिक्यूल. हम एक प्रोब इसमें ऐड करते हैं ताकि हम जो भी मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सके करेंगे तो उसको हाइब्रिडाइज कर सकें. एनी अनबाउंड प्रोब्स आर देन रिमूव. जिससे क्या होगा, जो अनबाउंडेड फॉर्म होंगे वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं. द प्लेस वेयर द प्रोब इज कनेक्टेड करस्पॉन्ड्स टू द लोकेशन ऑफ द immobilized टारगेट मॉलिक्यूल. This is the apparatus basically used for the southern blot technique. This is a combine of gel electrophoresis and different another requirement.
तो हमें चाहिए एक वॉटमैन 3 mm पेपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। क्या असेंबली होती है एक्चुअली? साउथर्न ब्लॉट टेक्निक की असेंबली कुछ इस तरीके से होती है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक तरीके का कैपिलरी प्लॉटिंग अपैरेटस होता है। ये जो है प्लास्टिक का टब होता है, प्लास्टिक ट्रे बोलते हैं। प्लास्टिक ट्रे के ऊपर हम इसको भर देते हैं जेल से। सबसे पहली नीचे लेयर होती है इसकी जेल की। जेल के ऊपर रहती है एक मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन। देन 3 सेट ऑफ फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर, एंड देन डिफरेंट पेपर टिश्यूज इसके ऊपर रख दिए जाते हैं। फिर इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रखी जाती है और एक वेट रखा जाता है जो भी 0.75 किलोग्राम का होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्ट द डीएनए विथ एन अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमारे पास यदि हमारे पास कोई सैंपल आता है, जैसे यदि हम फॉरेंसिक में बोलें कि हमें एक ब्लड सैंपल मिलता है, हम सबसे पहले डीएनए को सेपरेट आउट करते हैं। सेपरेट आउट करने के बाद हम देखते हैं कि उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के थ्रू दिस जो भी हमें डीएनए मिलते हैं, द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट इज सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट द फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम इसको अलग अलग साइज में, जो बड़ा छोटा, इन सबको हम माइग्रेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। एंड देन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, जो भी रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट होता है present in the gel are denatured with alkali and transfer onto a nitrocellulose filter or nylon membrane by blotting। फिर हम उसको ब्लॉट के अंदर रख देते हैं सैंपल को। एंड ये इस मेथड में क्या हम यूज़ करते हैं, एल्कली। हम कोई भी बफर यूज़ करते हैं जो कि pH 7.4 या 8 के आसपास का होता है। फिर हम इसको उससे फिल कर देते हैं। उस समय डीएनए जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है और डीनेचरेंस के बाद उसके डबल स्ट्रैंड जो डीएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रेगमेंट इनटू द जेल, जो कि अलग अलग हो जाते हैं इस जेल के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड फ्रेगमेंट अपन अगेन देयर साइज। एंड देन इट विल बी बाइंड विद द फिल्टर, जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है उसके ऊपर उसके साथ मेम्ब्रेन के साथ में स्टिक हो जाते हैं। द फिल्टर इज इंक्यूबेटेड अंडर द हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन विथ ए स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब। और जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑलरेडी हम प्रोब के साथ में लेबल्ड करके रखते हैं। एंड देन प्रोब हाइब्रिडाइज टू द कम्प्लीमेंट्री डीएनए रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स। और फिर इस प्रोब के थ्रू हम जो भी हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है, ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिला, दैट विल बी हाइब्रिडाइज टू द डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। Excessive probe is washed away and the probe bound to the filter is detected by autoradiography which reveals the DNA fragment to which the probe hybridize। और फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रोब्स रहते हैं, रेडियो लेबल मटेरियल होता है, उसको हम वॉश आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और बाकी हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू एक्सरे फिल्म में। तो दिस इज़ वन स्टेप। फिर से एक बार समझते हैं। पहली स्टेप, डीएनए फ्रेगमेंट जो भी हमें सैंपल मिलता है, ये नंबर ऑफ सैंपल्स रहते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज अगर उस जेल के ऊपर। एंड देन फिर इस अगर उस जेल प्लेट को हम रखते हैं ब्लॉटिंग अपैरेटस के अंदर। ब्लॉटिंग अपैरेटस के ऊपर हम एक जेल रखते हैं, जेल के ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो ऑलरेडी प्रोब से कोटेड रहती है। एंड देन ये मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी डीएनए हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपका फॉर्म होता है। और इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन कौन से डीएनए हैं हमारे, जैसे ये कलर के जो डीएनए हमने आइडेंटिफाई किया। सेम मेथड, सबसे पहले आप अगर उस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करिए। इस प्लेट को फिर आप रख दीजिए यहाँ पे, इसके ऊपर आप नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर फिल्टर पेपर और प्रेशर रखने के बाद ब्लॉटिंग स्टार्ट करिए। फिर जब आप इसको अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उस जेल के ऊपर जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ गए, जो कि ऑलरेडी कोटेड है प्रोब मटेरियल से। एंड देन फाइनली वी हैव टू गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन पर्पस। What is the application of Southern blot? Southern blot are used in a gene discovery, mapping, evolution,
and development study, diagnostic and forensic. It is also used for the DNA fingerprinting, preparation of RFLP maps. तो ये मेथड जो है वो बहुत यूनिक है टू आइडेंटिफाई द सैंपल. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफर्ड जीन इन अ ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल. और ये भी हम ये देखते हैं कि जीन जो है वो ट्रांसजेनिक मटेरियल मतलब एक एनिमल या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फादर टू सन या फादर टू चिल्ड्रन जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने में भी हमें ये मेथड मदद करते हैं. साउथर्न ब्लॉट अलाउ investigator to determine the molecular weight of restriction fragment and to measure the relative amount of different sample. और साउथर्न ब्लॉट जो टेक्निक है ये भी पता करने में मदद करती है कि जो कितने हमारे जो सैंपल है उसके अंदर कितना अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है और किस तरीके का डीएनए प्रेजेंट है. साउथर्न ब्लॉट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिट ऑफ डीएनए इन अ सैंपल. क्योंकि मिक्सचर यदि प्रेजेंट होता है सैंपल के अंदर तो वी हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डीएनए एज वेल. एनालाइज द जेनेटिक पैटर्न विच अपीयर्स इन अ पर्सन डीएनए. नाउ सेकेंड मेथड इज अ नॉर्थर्न ब्लॉट. जैसे हमने उसमें देखा कि दैट इज वो साउथर्न ब्लॉट मेथड जो है वो डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है, वैसे ही नॉर्थर्न ब्लॉट टेक्निक जो है वो आरएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करने में मदद करती है, इसलिए हम इसको नॉर्थर्न ब्लॉट बोलते हैं. नॉर्थर्न ब्लॉट वाज डेवलप्ड बाय द जेम्स एल्विन एंड जॉर्ज स्टार्क एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1979 एंड वाज नेम्ड सच बाय द एनालॉगी टू साउथर्न ब्लॉट. हमने इसका नाम साउथर्न ब्लॉट पहले से रखा हुआ था तो हमने उसी के कंटिन्यूशन में नॉर्थर्न ब्लॉट रखा. स्टेप्स इन्वॉल्व इन नॉर्थर्न ब्लॉटिंग. जैसे हमने डीएनए में मेथड होती है, सेम मेथड हम यहाँ आरएनए में यूज़ करते हैं. आरएनए को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सेवरल बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कि टिश्यू, वेरियस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ सेम टिश्यू, एंड देन आरएनए इज मोर ससेप्टेबल टू द डिग्रेडेशन देन डीएनए. आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेडेट हो जाता है. हमें आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है ना. तो इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हमें कुछ और डीनेचर करने की ज़रूरत नहीं रहती, अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती. जस्ट हम जो भी आरएनए होता है सैंपल हम उसको जेल के ऊपर लोड करते हैं, दैट इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्लेट होती है, ठीक है. और उसमें अगर उस जेल की जो प्लेट होती है उसमें आरएनए सैंपल रखने के बाद उसको डिफरेंट साइज़ के हिसाब से सेपरेट आउट कर लेते हैं. अब सेपरेट आउट करने के बाद हमें जो रिजल्टिंग वो मिलता है कि आरएनए के डिफरेंट स्ट्रैंड जो है डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ वो अलग अलग हो जाते हैं. फिर इस प्लेट को हम रखते हैं हमारे ब्लॉटिंग उसमें अपैरेटस के अंदर, सेम जैसे हम साउथर्न ब्लॉट में रखते हैं. एक ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर एल्कली मटेरियल रखा हुआ रहता है. अगर उस जेल की प्लेट रखते हैं जिसके ऊपर नायलॉन की मेम्ब्रेन रखते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर रखते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट वॉटमैन फिल्टर पेपर रखते हैं और उसके ऊपर वेट रखते हैं. वेट रखने के बाद जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है तो हम इस जेल में से जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है वो हम विड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि जितने भी आरएनए जो स्टिक थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं आपके पेपर के ऊपर या फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर. एंड द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन ए डिस्क कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन बफर विथ ए लेबल्ड प्रोब. और फिर इस प्लेट को हम कहाँ रख देते हैं, जैसे प्रोब के साथ में और उनके सैंपल के साथ में. द मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव अनबाउंड प्रोब. अनबाउंड प्रोब जो रहते हैं उसको वॉश कर देते हैं हम. द लेबल प्रोब इज डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी. और जो भी लेबल्ड हो जाते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी वो मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी रेडियो लेबल्ड मटेरियल होते हैं उसको हम एक्सरे फिल्म के साथ में अटैच करके रखते हैं. तो जो रेडियो लेबल मटेरियल है जब वो अपनी रेडिएशन इमिट करता है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक कर देता है, जैसे एक्सरे. तो जहाँ जहाँ से वो कि हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हमारे डीएनए को रेडियो लेबल मटेरियल के साथ में अटैच्ड है या नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं और हम उसको कंपेयर कर लेते हैं. नाउ एप्लीकेशन. नॉर्थर्न ब्लॉट टेक्निक एक्चुअली बेस्ड ऑन द आरएनए सेपरेशन एंड डिटेक्शन. सो वी हैव टू स्टडी ए जीन एक्सप्रेशन एट ए लेवल ऑफ एमआरएनए. मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसको पता करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई mRNA transcript size by this method. We study the RNA degradation as well. हम ये भी देखते हैं कि आरएनए स्प्लाइसिंग किस तरीके से होती है, आरएनए की हाफ लाइफ क्या होती है,
और इसके अलावा हम ये मेथड को यूज़ करते हैं टू चेक द ट्रांसजेनिक एंड नॉकआउट माइस एनिमल्स। कुछ डिसएडवांटेज है, द स्टैंडर्ड नॉर्थन ब्लॉट मेथड इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव देन द न्यूक्लियस प्रोटेक्शन ऐसे या आरटीपीसीआर से ज़्यादा महंगी है। आरटीपीसीआर जैसे आप जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू हम एक आरएनए मॉलिक्यूल को वापस से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ आरटीपीसीआर। द डिटेक्शन विथ ए मल्टीपल प्रोब इज़ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे प्रोब हमें यूज़ करने पड़ते हैं आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ़ आरएनए सैंपल आर इवन स्लाइटली डिग्रेड बाय आरएनएज, द क्वालिटी ऑफ द डाटा एंड द क्वांटिटेशन of expression is quite negative affected. This is the disadvantage of northern blotting technique. Now comes on a western blotting technique. Western blotting technique in 1981 is an immunoblotting technique, which is really an specificity of binding between a protein of interest and a probe, that is the antibody, raised against the particular protein to allow the detection of the protein of interest in a mixture of many other similar molecule. तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, आरएनए साउथर्न ब्लॉट में हम डीएनए, नॉर्थर्न ब्लॉट में हम आरएनए, और जबकि वेस्टर्न ब्लॉट में हम प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं। अभी डीएनए और आरएनए के लिए तो हमारे पास प्रोब्स होते हैं जो कि साथ में डिटेक्ट होते हैं, अटैच हो जाते हैं और आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल को जब हम सेपरेट आउट करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं जो उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, और यही हमें मदद करते हैं टू डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल को। यहाँ पे हम एगरोस ज्वेल मेथड यूज़ नहीं करते जैसे कि वेस्टर्न मेथड में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एसडीएस पेज मेथड यूज़ करते हैं। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे सैंपल जो है वो प्रोटीन का होगा। प्रोटीन सैंपल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एसडीएस सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल के थ्रू हम इसको सेपरेट आउट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, और फिर इसमें से जो प्लेट बाहर निकलती है हम इसको इलेक्ट्रोब्लॉटिंग में ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ में। द ब्लॉट इज इंक्यूबेटेड विद जेनेरिक प्रोटीन जैसे कि मिल्क प्रोटीन ऑफ बीएसए विच बाइंड टू द रिमेनिंग स्टिकी प्लेस ऑफ नाइट्रोस ऑन द नाइट्रोसेलुलोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एक ब्लॉटिंग प्लेट के ऊपर हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज़ रखे हैं जो कि स्पेसिफिकली उस प्रोटीन के साथ में बाइंड होते हैं इफ़ द इट कंटेन द एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज सीट एंड रिएक्ट विद द एंटीजन। ओनली द बैंड कंटेनिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड द एंटीबॉडीज फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एक की लेयर बनती है जो एंटीबॉडी के साथ में आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच रहता है। फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं जो कि अनबाउंडेड एंटीबॉडी या अनबाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं उनको, और फिर हम स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो है उनके साथ में अटैच करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जैसे आप देखेंगे ये टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन के ऊपर आपका स्पेसिफिक फर्स्ट एंटीबॉडी जो है वो अटैच हो जाएगा, एंड देन फिर हम उसके ऊपर सेकेंड एंटीबॉडीज़ अटैच करवाते हैं, एंड देन फिर हम उसके ऊपर या तो कोई दूसरा कलरिंग रिएजेंट या रेडियो लेबल मटेरियल उसके साथ में अटैच करवाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। कलर शो करता है तो हमें पता चलता है कि वो कलर है कि नहीं। ये देखिए आप डिफरेंट टाइप के आपको प्रोटीन्स जो है मार्कर के थ्रू हमें पता चलता है कि ये कितने सैंपल्स हैं, क्या है। एप्लीकेशन नॉर्मली ये मेथड जो है वो कन्फर्मेटरी HIV टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट इज़ ऑल्सो यूज टू definitive test of bovine spongiform of encephalopathy. Some forms of Lyme disease testing employ the Western blot technique. So this is all about the blotting technique.